हे भगवान, कमर भी अकड़ कर रह गई है। आज तो बड़ी ही धोबी पछाड़ सफाई की मैंने। रिद्धिमा, रिद्धिमा, आई माँ जी, बोलिए। आज मेरा मन ताजा बेसन की कढ़ी खाने का हो रहा है, तो दोपहर के खाने में कढ़ी बना लेना। ठीक है माँ जी। ऐसी मरी हुई आवाज किसको सुना रही है? जरा सी सफाई करना भी तेरे बस की नहीं है। मैं तेरी इस आवाज को सुनकर पिघलने वाली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम गांव की लड़कियां बड़ी लोहा लठ होती हो। अब जाओ और जाकर खाना बना। सरोजा ने रिद्धिमा की थकान को कुछ नहीं समझा और उसने उसे खाना बनाने को भेज दिया। रिद्धिमा सरोजा की गांव की बहू थी। वैसे तो सरोजा की 2 बहुएं थीं, लेकिन बड़ी बहू शहर से थी, इसीलिए सरोजा उससे कम काम करवाती थी और सारे काम रिद्धिमा ही करती थी। लेकिन फिर भी सरोजा अपनी शहरी बहू को ज्यादा सम्मान देती थी। ही भगवान, ये कढ़ी तो मुझे बहुत ज्यादा थका देती है। चलो अब जल्दी से माँ जी को ये ताजा खाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खा लूंगी। रिद्धिमा ने ऐसे बोलकर टेबल पर खाना लगा दिया। उसके ससुर और पति वगैरह भी काम पर से खाना खाने को आ चुके थे, तो पहले रिद्धिमा ने अपनी भाभी सहित सभी को खाना खिलाया। अरे बाबा, लीजिए कढ़ी लीजिए, आपकी प्लेट में तो बड़ी ही कम कढ़ी है। अरे रिद्धिमा बहू, आज तो तू बड़ी थकी थकी सी लग रही है। आजा, तू भी हमारे साथ ही खाना खा ले। नहीं जी, ये रिद्धिमा अभी खाना नहीं खाएगी। आप जानते नहीं, ये पुरखों के जमाने से हमारे घर में बहू तभी खाती है जब बड़े खा ले। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से तो रीमा भी हमारे घर की बहू है, फिर ये क्यों हमारे साथ ही बैठकर खाती है? वो इसीलिए जी, क्योंकि रीमा रिद्धिमा से बड़ी है तो वो खा सकती है। सरोजा ने ऐसे ही बात बना दी। सरोजा के घर का ये उसूल था कि बहुएं परिवार को खिलाने के बाद ही खाती थी और वो खाना बनाते वक्त नमक भी नहीं चख सकती थी, नहीं तो उस खाने को झूठा मान लिया जाता था। और रिद्धिमा उन सभी उसूलों का अच्छे से पालन भी करती थी। आज भी सभी के खाने के बाद ही उसने खाना खाया। और माँ जी, हाँ, आप और रीमा भाभी कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, जा रही हूँ मैं अपनी बहू को अपनी सहेलियों से मिलवाने। तू घर में ही रहना। माँ जी, लेकिन नई बहू तो मैं हूँ। तो मैं क्या तुझे लेकर जाऊं अपनी सहेलियों के बीच? अजीब इंसान है। अरे गांव वाली, तुझे मैं अगर अपनी शहरी सहेलियों के बीच लेकर गई ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम गांव के लोगों में मैनर्स बड़े कम होते हैं, तू यहीं रह। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। सरोजा अपनी बड़ी बहू को बहुत ही मैनर्स वाली और समझदार मानती थी और रिद्धिमा को कूड़ा। ऐसे ही सब चल रहा था कि एक दिन ये सब्जी तो लगभग तैयार ही है, बस जरा सा नमक चख लूं कि कम तो नहीं है। रीमा ने ऐसे बोलकर जिस चम्मच से वो सब्जी बना रही थी उसी चम्मच से सब्जी को चखा और फिर से वो उसी चम्मच को सब्जी में चलाने लगी। नमक थोड़ा सा कम है। भाभी, आपने फिर से वही हरकत की क्या? तुम मेरी हमेशा जासूसी ही करती रहती हो क्या? भाभी, मैं तो बस यहाँ पानी लेने आई थी, माँ ने मंगवाया था। भाभी, माँ ने कितनी बार तो हमें समझाया है कि उन्हें इस तरह से खाने को चक्कर बनवाना पसंद नहीं है। हमारे घर में सख्ती से इस बात की मनाही है, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं मानती हैं? तुम जरा मुझे समझाना बंद करोगी? मैं अच्छे से जानती हूँ कि माँ जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। खाना बनाते वक्त नमक तो हर कोई चखता ही है। अब तुम जाओ यहाँ से। रीमा की बात सुनकर रिद्धिमा रसोई से निकल आई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जो रीमा ने खाने को झूठा किया हो। उसे हर बार रिद्धिमा समझाती थी, लेकिन वो उसकी बात को कभी नहीं सुनती थी। आज भी खाना बन जाने के बाद रीमा ने एक प्लेट में खाना निकाला और अच्छा हुआ कि कोई भी नहीं है यहाँ। अब मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। वैसे भी मेरे बस की नहीं है कि सभी के खाने तक रुकना। रीमा ने ऐसे बोलकर रसोई में ही खाना शुरू कर दिया। जिस बहू को सास अपनी सबसे अच्छी बहू मानती थी, वही उसकी नाक के नीचे ऐसी हरकतें कर रही थी और सरोजा को खबर तक नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन बड़ी जोरों से भूख लगी है और मैं तो जब भी लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगने लग जाती है। लेकिन माँ जी अभी घर में नहीं है, इसीलिए मैं खा नहीं सकती हूँ। रिद्धिमा बेचारी भूख से बिलबिला रही थी, लेकिन सरोजा के घर में ना होने की वजह से उसने खाने का एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला। एक तरफ उसकी बहू उसके पीछे भी इतनी ईमानदार थी, तो वहीं दूसरी तरफ सरोजा। अरे देख रीमा, ये गुलाबी रंग की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तेरे ऊपर तो ये और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। हाँ माँ जी, ये साड़ी तो देखने से बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल साड़ी लग रही है। आजा, तुझे दिलवाती हूँ। सरोजा ने ऐसे बोलकर रीमा को साड़ी दिलवाई, जहाँ पर रीमा को एक और साड़ी पसंद आ गई। माँ जी, मुझे तो ये वाली साड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। कौन सी? अरे हाँ, ये भी अच्छी है। दोनों ही साड़ियों का कोई जवाब नहीं है। चल तो बहू, तू दोनों ले ले। सच माँ जी? शुक्रिया। माँ जी, अगर मैं ये साड़ी लेकर जाऊंगी तो रिद्धिमा का क्या होगा? उसे देखकर बुरा लगेगा। अरे उसके लिए ले तो लिए हैं सेफ्टी पिन, अब क्या सारा बाजार ही उसके लिए ले जाऊं? सरोजा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। जहां उसने अपनी एक बहू को ढेरों सामान दिलवाया था, तो वहीं दूसरी तरफ उसने रिद्धिमा के लिए कुछ भी नहीं लिया। लगभग 2 घंटे बाद दोनों सास बहू घर आईं। जहां माँ जी, अच्छा है जो आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप दोनों खाना खा लीजिए, उसके बाद फिर मैं भी खाना खा लूंगी। रिद्धिमा बेचारी ने अभी तक खाना नहीं खाया था,
उसने पहले अपनी सास को खाना खिलाया और तब उसने खुद खाया, लेकिन इतनी सब बातों से भी सरोजा खुश नहीं होती थी। खाना खा लेने के बाद सरोजा अपनी बहुओं को उनका सामान देने लगी। ये ले रिद्धिमा, तेरी साड़ी के सेफ्टी पिन खोते रहते हैं ना, तो इसीलिए मैं ये सेफ्टी पिन तेरे लिए लाई हूँ। शुक्रिया माँ जी। और देखो माँ जी ने मुझे ये 2 साड़ियां और साथ में ये चुनरी और ये 2 नेकलेस दिलवाए हैं। कैसे हैं? अरे नहीं, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम्हारी पसंद तो वही गवारों वाली ही है ना, तो तुम्हें ये सब कहाँ अच्छा लगेगा। अपनी हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी अपनी सास को अपनी जिठानी की ही तरफदारी करता देख रिद्धिमा को काफी दुख होता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रिद्धिमा बेचारी अपनी सास के नक्शे कदम पर चलती थी। जब भी उसे ही गलत समझा जाता था और रीमा खाने को झूठा कर करके बनाती थी और उसके अलावा कोई भी काम नहीं देखती थी, तब भी उसे ही ज्यादा सम्मान मिलता था। ऐसे ही सब चल रहा था कि आज के दिन सरोजा के घर में कुछ खास मेहमान आए हुए थे। मैंने अंदाज से तो नमक डाल दिया है, लेकिन कह नहीं सकती हूँ कि ये ठीक होगा कि नहीं। रिद्धिमा बेचारी ने अंदाजा कर करके ही खाना बनाया और बड़ी ही सफाई से खाना बनाकर उसने टेबल पर लगा दिया। सभी लोग खाने को बैठ गए और अरे बहू रानी, तुम भी बैठो, तुम क्यों खड़ी हुई हो? नहीं नहीं, पहले आप सभी खा लीजिए, तब फिर मैं खा लूंगी। मेरे घर के यही असूल है। मेरे घर की बहुएं पहले परिवार को खिलाती हैं, उसके बाद खुद खाती हैं। मैं इतना ज्यादा ख्याल रखती हूँ रसोई का कि मेरे घर की बहुएं खाने का नमक भी बनाते वक्त नहीं चखती हैं, क्योंकि अगर इन्होंने चख लिया तो फिर खाना झूठा हो जाएगा। वाह सरोजा, बड़े ही हिसाबों वाली औरत है तू शुरू से ही। और देख, तुझे कितनी पाबंद बहू भी मिली है जो तेरी इस बात को मानती है। नहीं तो आजकल की लड़कियां कहाँ कोई रिवाज मानती हैं। ये तो बस ठीक ठाक ही बहू है मेरी, वरना मेरी रीमा बहू है ना, वो तो बहुत ही समझदार है। सरोजा से रिद्धिमा की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उसमें भी रीमा की बात को अड़ा दिया। ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त का खाना रीमा के ऊपर आया। मेहमान अभी भी घर में ही थे। वही सूप बस बन ही गया, जल्दी से इसका नमक मिर्च चख लेती हूँ। रीमा ने ऐसे बोलकर चम्मच को सूप में डाला और उसी चम्मच से चुस्कियां ले लेकर वो सूप को चखने लगी। लेकिन ये मंजर बाहर से एक मेहमान ने देख लिया। हे भगवान, ये तो कैसे गंदगी से खाना बना रही है और झूठा भी कर रही है। ये सरोजा दोपहर तो ऐसे बोल रही थी जैसे कि ना जाने इसकी बहू कितनी पाबंद है बातों की। मुझे तो पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था। अभी दिखाती हूँ इस सरोजा को इसकी बहू की हरकत। ऐसे बोलकर वो औरत सरोजा को भी रसोई के पास ले आई, जहां पर सरोजा ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फट गईं। अरे कौन इंतजार करेगा सभी के खाने का, मुझे तो भूख लग रही है, इसीलिए मैं तो खाना खा रही हूँ। रीमा ऐसे बोलकर खाना खाने लगी, जो कि सरोजा को देखकर बहुत बुरा लगा। और फिर सरोजा पीछे से बोली, रीमा, माँ जी, तेरी ये मजाल। अरे तुझे तो मैं अपनी सबसे अच्छी बहू समझती थी, तू ऐसी है। सरोजा ने रीमा को काफी बातें सुनाई, जिन्हें सुनकर उसका सिर शर्म से झुक गया। अब सरोजा जान गई थी कि उसकी अच्छी बहू कौन थी। रीमा ने अपनी गलती की माफी मांगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। दादी आप भी ना। लगता है तू मेरी बात नहीं सुनेगा। उर्मिला, जानकी, उषा, अरे देख ले, अपने बेटे को सुन नहीं रहा। बड़ी सास की आवाज सुनते ही घर की सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मोहित, तुझे माँ जी बोल रही है ना कि कहीं बाहर नहीं जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग घबरा क्यों जाते हैं? बुआ, मम्मी, बड़ी दादी, छोटी दादी, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बाहर जाने दीजिए। और मैंने आपको बताया था ना, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था और अब से मैं जॉब पर भी जाऊंगा। बेटा, जॉब पर जाकर क्या करेगा? देख, हम सब कोई ना कोई काम करते हैं। अब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो कहीं जाकर क्या करेगा? और तुझे अब कुछ करना है तो वो है शादी। बड़ी मुश्किल से एक लड़की के घर वालों को ढूंढा है। समझ नहीं आता, आप मुझे घर में बांध कर कब से रखोगे? स्कूल भी मैंने ओपन से किया है, रेगुलर स्कूल भी जाने नहीं दिया। मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ जो हुआ, जिस वजह से आप मुझे भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। मैं अपने पापा, दादा, फूफा, चाचा की तरह नहीं हूँ जो चला जाऊंगा। पर यह भी जानता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए और घर में भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस घर का इकलौता मर्द हूँ, कमाना तो होगा ही मुझे। हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकता हूँ। बाहर के लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा। शादी करूंगा तो मेरी पत्नी क्या सोचेगी कि औरतों से भरा ससुराल है। मेरी भी तो एक इमेज होनी चाहिए किसी के सामने। ये सुनकर सब परेशान होकर आंखें नीचे कर लेते हैं। तभी व्हील चेयर चलाकर सोमवती पोते के पास आकर उसका हाथ पकड़ती है। अच्छा ठीक है, तुझे ऐसा लगता है ना हम सब तुझ पर दबाव बना कर रखते हैं, तो अब शादी के बाद देखियो कौन ज्यादा दबाव बनाता है। आप भी ना दादी। चलो चलो, अब अपने अपने काम में लग जाओ। अब मैं भी वीणा बजा लूं अपनी। ओ हाँ, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। वाह बड़ी दादी, बुआ, आप दोनों सच में बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं और वीणा भी बजाती हैं। एकदम मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, सारी टेंशन खत्म हो जाती है। हमारी भी बेटा। दीदी, आज हमें उनके घर पर रिश्ता लेकर जाना है। मोहित बेटा, तैयार हो जा। ठीक है माँ,
फिर सब लोग तैयार हो जाते हैं, लड़के वालों के घर पहुंचकर उनसे ढेर सारी बात करते हैं। तभी लड़की की माँ कहती है, जी आपके घर से 3-4 औरतें आई हैं, एक भी पापा ताऊजी या कोई मर्द नहीं आया, ऐसा क्यों? आपको तो पता है घर में मर्दों से ज्यादा औरतों की चलती है, औरतों को ही काम देखना पड़ता है, इसीलिए हम सब आए हैं। वैसे भी हमारे पतियों को अकल कहाँ है। हाँ, क्योंकि वो सब तो काम में बिजी रहते हैं, तो हम आए हैं। ये भी सही है। वैसे हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया, काम भी अच्छा खासा है उनका, अकाउंटेंट का, तो हमें किसी भी बात से ऐतराज नहीं है, रिश्ता पक्का करते हैं। अरे आपने तो दिल खुश कर दिया, मुंह मीठा कीजिए सब। फिर कविता की बेटी शिप्रा का रिश्ता मोहित से तय हो जाता है। झटके से दोनों बच्चों की शादी हो जाती है और घर की सारी औरतें बहू का गृह प्रवेश करती हैं। घर में एक भी मर्द को न देखकर शिप्रा दंग रह जाती है। आखिर क्या होगा जब बहू को पता चलेगा कि उसका ससुराल सिर्फ औरतों से भरा हुआ है। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ जी, आप सबके हस्बैंड कहाँ हैं? मतलब दादाजी वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन पापा जी, ताऊ जी, चाचा जी, ये सब कहाँ हैं? अरे बहू तो ससुराल में आते ही किन बातों में घुस गई। अरे वैसे भी ये रीति रिवाज तो हम औरतों को ही निभानी होती, मर्द लोगों को कहाँ पता होता है ये सब। बातों में टालकर ससुराल वाली औरतें बहू को अगली रस्म के लिए ले जाती हैं। अब सब शादी की चीजों को संभालते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। वो खाना बनाकर जब डाइनिंग टेबल पर लाती है तो सारी औरतें बैठी होती हैं। अरे माँ जी, पापा जी, ताऊ जी, चाचा जी, मौसा जी, वो सब कहाँ हैं? आप सब औरतें यहाँ पर बैठ गई हैं, वो कहाँ बैठेंगे? जरा उनको भी तो बुला दो। अब मेरे हाथ की पहली रसोई का खाना नहीं खाएंगे क्या? बहू, हम अब तुझे और झूठ नहीं बोल पाएंगे। बात यह है कि तेरे ससुराल में सिर्फ औरतें ही औरतें हैं, मर्द कोई भी नहीं है। ये सुनते ही शिप्रा को धक्का सा लगता है। फिर घर के मर्दों की सच्चाई बताई जाती है। मोहित को अजीब सा महसूस होता है और वो खाने पर से चला जाता है। रसोई में बर्तन साफ करते वक्त शिप्रा, मुझे नहीं पता था मैं कैसे ससुराल में जा रही हूँ जो सिर्फ औरतों से भरा है। पता नहीं अब मेरे साथ यहाँ पर क्या होगा। मैंने तो खूब सुना है एक सास बहू पर भारी होती है, और यहाँ पर तो बड़ी सास, बुआ, छोटी सास, मौसी सास, चाची सास, पता नहीं कौन कौन सी है। मेरा क्या हाल करेंगे? अगर पापा जी, चाचा जी होते तो थोड़ा संभल कर तो रहते ही लोग। बर्तन साफ करियो, घर में और भी काम है, जरा उधर भी देख लो। हाँ, बस यही रह गया था। वक्त गुजरता है। घर की अलग अलग औरतें बहू को अलग अलग काम बताती हैं। उन सबका काम करते करते वो थक जाती है और चिढ़ने लगती है। वहीं घर में मोहित को भी घर की सारी औरतों का कहना मानना पड़ता था। शाम के वक्त, क्या है तुम्हारी बड़ी दादी, छोटी दादी, बुआ, चाची, बहन, सबसे मैं परेशान हो चुकी हूँ। कोई मुझे नहीं समझता है। इस औरत से भरे ससुराल में मैं तंग आ चुकी हूँ। एक बहू कितना काम करेगी, कितनों की सुनेगी? खुद तो अपने नाच, गाने, पापड़, अचार, एनजीओ के काम में बिजी रहती हूँ, और मैं घर के काम देखूं? नहीं, अब मैं और नहीं रह सकती। तुम्हें भी घर से बाहर जाने नहीं देते। मेरे घर के बारे में जानती नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं इकलौता हूँ, इसलिए फिक्र रहती है कि मैं कहीं चला न जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मोहित घर से बाहर जाता है तब पड़ोसी लोग, ओहो, बड़े दिनों बाद दिखे मोहित। चलो अच्छा है। वैसे कैसा लगता है तुम्हें औरतों से भरे घर में? अच्छा, अपने हाथ दिखाओ। हाँ, जरा अपने हाथ दिखाओ। कहीं घर में बैठकर लुगाइयों की तरह चूड़ी तो नहीं पहनने लग गए? अरे बस करो तुम लोग, बहुत हो गया तुम्हारी। कोई हैसियत नहीं है मेरे घर की औरतों के सामने। बिल्कुल सही बोला बेटा तूने। अरे तुम दोनों तो रोज जुआ खेलते हो ना, और पैसे भी हार जाते हो, लेकिन मेरे घर की औरतें पापड़ का अचार का बिजनेस करती हैं, अपने दम पर वीणा बजाकर मधुर ध्वनि में कार्यक्रम करती हैं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग जानते हैं हमें, सिलाई से लेकर पेंटिंग तक के लिए लोग हमारे दरवाजे पर रहते हैं। तुम निकम्मे मर्द क्या करते हो? आज के बाद मेरे बेटे को कुछ कह मत देना, जाओ यहाँ से। पड़ोसी को सुनाकर जानकी अपने बेटे को घर में ले आती है। ये सब खिड़की से शिप्रा भी देख लेती है। घर पर रहते रहते उसे अपने ससुराल की औरतों की कामयाबी भी पता चलती है कि बड़ी दादी व्हील चेयर पर भी वीणा बजाती हैं, उनके साथ संगीत गाने बुआ जाती है। छोटी दादी और सास का अचार का बिजनेस है। चाची सिलाई के लिए मशहूर है। नंद इटालियन पेंटिंग करती है। इमोजी का काम करके आसपास के लोग या गांव के लोगों की मदद करती है। एक दिन, बड़ी दादी ये सूप पी लीजिए, इसके बाद आपको कार्यक्रम में भी जाना है। हाँ बहू देख, हम सब तो अपने अपने काम में बिजी होते हैं, अकेले घर के काम करके परेशान नहीं हो जाती है। अगर तू भी अपना कोई काम करना चाहती है या तेरा कोई सपना है तो हम तेरी मदद करेंगे तेरा सपना पूरा करने में। सच में दादी, मैं शादी के बाद भी कर सकती हूँ? हाँ बहू बिल्कुल, हम सब तेरे साथ हैं। बता तुझे क्या करना है। अगर ऐसा है तो मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मम्मी पापा ने मुझे कभी करने ही नहीं दिया। उन्होंने मेरी शादी कर दी, बोला कि क्या करेगी डॉक्टर बनकर, ससुराल में चूल्हा चौका करना है। पर आप सब तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब से तुम डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करो। शिप्रा खुश होकर बड़ी दादी को गले लगाती है। इतने में गुस्से वाले शिप्रा के माता पिता आ जाते हैं। शिप्रा चल अपने घर चल, तुझे औरतों से भरे ससुराल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची, तुझे अब हम और परेशानी में नहीं देख सकते हैं। हाँ बेटा चल। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ समय पहले तूने ही तो कहा था मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे इन सब लोगों की सुननी पड़ती है। अब ऐसा क्या हो गया?
हाँ, पहले मैं अपने ससुराल की औरतों को जानती नहीं थी। मुझे अच्छा लगता है मेरे ससुराल में सिर्फ औरतें हैं। अगर आप जैसे दिमाग वाले मर्द होते तो मैं यहाँ भी कभी डॉक्टर की पढ़ाई करने के बारे में नहीं सोच पाती। आपने तो मुझे मेरी पहचान बनाने नहीं दी, लेकिन यहाँ देखो, सबकी कुछ ना कुछ पहचान है, सब अपने पैरों पर खड़ी हैं। और आपने ही चूल्हा चौका करने के लिए भेजा था ना, देखो अब मैं यहाँ कैसे चूल्हा चौका करती हूँ। शिप्रा के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके माता पिता चले जाते हैं और शिप्रा अपने औरतों के घर ससुराल में खुश रहने लगती है और कुछ ही समय में डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की मदद भी करती है। ये कहानी एक संदेश देती है कि औरतों से भरे ससुराल में संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और प्यार से हर समस्या का हल निकल सकता है।